इनवॉइस एक रेज करना है, FB60 में होता है इनवॉइस रेज। कंपनी चेंज करना है, वेंडर, इनवॉइस डेट, 1,00,000 का पेमेंट, रेंट, सिमुलेट शिवानी क्रेडिट और रेंट डेबिट, देन पोस्ट। /F-53 होता है आउटगोइंग पेमेंट के लिए। प्रदीप ये डूर लगा दो ना। डॉक्यूमेंट डेट, कौन से बैंक अकाउंट से जाएगा पेमेंट वो आपको ले लेना है। कितना पेमेंट देना है आपको, तो मान लीजिए कि आपको देना है 25,000 रुपया, ठीक है, 1,00,000 के अगेंस्ट में। यहाँ वेंडर का नंबर आ जाएगा, देन प्रेस करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास 3 लाइन आइटम ओपन हुआ। KG, KR, KR। KG होता है क्रेडिट मेमो, जिसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। KR होता है वेंडर इनवॉइस, ये 1 तारीख के डेट में पोस्ट हुआ था, बैक डेट में हमने पोस्ट किया होगा। और ये 14 तारीख के डेट में पोस्ट हुआ था, और ये आज के डेट में पोस्ट हुआ। तो ये तीनों एक्टिव है, ये तीनों एक्टिव है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना, 2,00,000। तो तीनों को क्या करना है, मुझे डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसे ऑल सेलेक्ट करते हैं। पूरा सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है डीएक्टिवेट। तो ये पूरा क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। हमें सिर्फ पेमेंट करना है किस बिल के अगेंस्ट में, 1,00,000 के अगेंस्ट में। तो डबल क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो देखो आपने अमाउंट कितना असाइन किया है, 1,00,000 रुपया आपने असाइन किया है, और अमाउंट इंटर कितना किया था, 25,000। तो ये पेमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 75,000 का डिफरेंस है। तो ऐसे केस में आपको स्टैंडर्ड पेमेंट नहीं करके पार्शियल पेमेंट करना पड़ेगा। पार्शियल पेमेंट पे आया, अब आप यहाँ पर डबल क्लिक करिए, ठीक है, ऑटोमेटिक वो 25,000 ले लिया। कि इस बिल के अगेंस्ट में सिर्फ कितना पेमेंट कर रहे हो आप, 25,000। तो देखो अमाउंट इंटर भी 25,000, असाइन भी 25,000, और ये आपका 0 है। अब आप इसे सिमुलेट करके पोस्ट कर सकते हो। सिमुलेट करके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, देन इसे पोस्ट कर लीजिए। ये होता है पार्शियल पेमेंट। इसके बाद एक होता है रिशेड्यूल पेमेंट। रिशेड्यूल पेमेंट क्या होता है समझिए। अभी हमने इस बिल के अगेंस्ट में कितना पेमेंट कर दिया, अब रेस्ट अमाउंट कितना हमें पेमेंट करना है, अब क्या है कि आप बोल रहे हो वेंडर को कि मैं 75,000 आपका पेमेंट कर दूंगा, लेकिन हमारे पास उतना बैलेंस नहीं है, 60,000 हमारे पास है। तो एक काम करो, ये 60,000 इस बिल का जो दिख रहा है ना ओपन, अभी आप जाओगे यहाँ पर देखो /n FBL1N, वेंडर नंबर चेंज करिए, देखिए अभी इस वेंडर से रिलेटेड आपका जो ओपन आइटम दिख रहा है, ये अगर 14 और 1 को छोड़ दिया जाए तो 19 तारीख में आपने परचेज कितना किया था,
1 लाख का। इसके अगेंस्ट में आपने अभी इसको पेमेंट कितना किया है? 25,000। KR का मतलब होता है इनवॉइस रेज करना, KZ का मतलब होता है इनवॉइस पेमेंट करना। तो अगर मैं इस दोनों को अभी छोड़ देता हूँ तो अभी मुझे 75,000 पेमेंट करना है ना। देखो इस दोनों को अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये वाला 32 और 1 32, तो हमें कितना पेमेंट करना है? 75,000, 75,000। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि एक काम करो, तुम्हें मैं 60,000 देता हूँ और रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 15,000। ऐसा मान के चलो कि मैंने तुम्हें 1 लाख का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो जो 15,000 जो बैलेंस बन गया ना, उसका एक नया बिल बना के दे दो। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। रिसीड्यूल पेमेंट वैसे कंपनी में नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो 1 लाख रुपया देना था, 25,000 हमने दे दिया। अब कितना बाकी रहा? अब आप उसको बोल रहे हो कि मैं 60,000 रुपया पेमेंट कर देता हूँ भाई, तो मुझे ना पुराना वाला जितना भी है ना ये चीज़, उसको वहाँ से हटा दो, रिमूव कर दो, पूरा क्लियर कर दो। हम उसको नहीं देखना चाहते। हम इतना मान के चलते हैं कि 15,000 रुपया मुझे और देना है। अब 15,000 का एक नया बिल बना के दे दो मुझे, ठीक है। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं हो जाए, हमारे कंट्री में नहीं होता ये, क्योंकि GST आ गया है। GST केस में नया बिल बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हो सकता है दूसरी कंट्री में कहीं होता हो, है ना ये चीज़। वो होता है आपका रिशीड्यूल पेमेंट। तो रिशीड्यूल पेमेंट हम लोग देखते हैं कि कैसे पोस्ट करते हैं। तो रिशीड्यूल पेमेंट करने के लिए आपको /NF-53 डॉक्यूमेंट डेट, बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करना है आपको? बस नहीं 60। किस वेंडर को देना है? इंटर करिए। देखिए फिर से आपको पूरे के पूरे आपका क्या है, लाइन एक्टिव है, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से डीएक्टिवेट, तो पूरा ब्लैक हो गया। आपने अमाउंट कितना इंटर किया है? असाइन 1 भी रुपया नहीं है। हमें इस बिल के अगेंस्ट में देना है, 1 लाख के अगेंस्ट में देना है। तो आप आ जाइए रिशीड्यूल पे, यहाँ पर डबल क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आप बैलेंस डालेंगे, जितना का बिल बनाना चाहते हो आप, कितना बैलेंस रहेगा आपका? एक सेकेंड, 15,000 माइनस, हाँ कितना रहेगा टी जी? 15,000 रहेगा ना। अच्छा ठीक है, इसको भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो 25,000 हमने दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये 0 हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसी बिल के अगेंस्ट में ये 25,000 आपने दिया था, तो इसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, और एक नया बिल कितना का जनरेट हो जाएगा आपका? 15,000 का। ये अमाउंट आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये माइनस हमने इंडिकेट किया है क्योंकि ये क्रेडिट होगा। एक बार ना सिमुलेट करके चेक कर लो। तो देखिए बैंक में क्रेडिट कितना हो रहा है आपका? शिवानी आपका डेबिट कितना से हो रहा है? 75,000 से पूरा डेबिट, और एक नया क्रेडिट हो रहा है कितना से? 15,000 से। अब आप इसे पोस्ट करिए और इसका लाइन आइटम चेक करिए। तो देखो कि 1 लाख वाला अमाउंट, 25,000 वाला अमाउंट वो गायब हो गया। सिर्फ कितना का अमाउंट दिख रहा है अब आपका? 15,000 का।
मतलब 15,000 से ये क्रेडिट हो गई है और एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन अगर कंपनी में पूछ दिया जाए रिशेड्यूल पेमेंट क्या होता है, पार्शियल पेमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड पेमेंट क्या होता है। स्टैंडर्ड पेमेंट का मतलब होता है हम फुल पेमेंट कर रहे हैं। पार्शियल पेमेंट का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। रिशेड्यूल पेमेंट का मतलब होता है कि हमारा कुछ अमाउंट ड्यू है, हम चाह रहे हैं कि एक्स अमाउंट ड्यू है, उसमें से वाई अमाउंट पे कर दें, जो रिमेनिंग बचे उसका एक नया बिल बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड पेमेंट, रिशेड्यूल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट क्लियर किया। अब हम लोग आगे चलते हैं, पेमेंट टर्म सीखते हैं, मतलब कि डिस्काउंट से रिलेटेड। देखो, डिस्काउंट से रिलेटेड अगर आप एंट्री पोस्ट करना चाहते हो तो डिस्काउंट से रिलेटेड आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा? तो पहले आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेरा नया टॉपिक है जिसका नाम है डिफाइन पेमेंटम, या फिर बोल सकते हैं पेमेंटम। तो एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा FS00 में। उस लेजर को आपको असाइन करना पड़ेगा OBXU में। एक चॉकलेट है मेरे पास टी कोड वाला। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर OBB8 यूज करेंगे डिफाइन पेमेंटम, जिसमें कि डिस्काउंट वगैरह आ जाएगा, है ना। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, पानी वानी पी लो। गर्म पानी पीते हो? हाँ थोड़ा सा। अभी भी? हाँ तबीयत खराब हो गई थी ना बीच में। चलिए देखिए, ये हमारा एक नया टॉपिक है, इससे पीछे वाले टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्काउंट से रिलेटेड एक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ताकि अगर मैं एंट्री पोस्ट करूँ तो वहाँ पर डिस्काउंट का लेजर दिखे। तो इसके लिए मुझे एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट कर लेते हैं FS00 में। ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होगा, और इनकम का मुझे ग्रुप नहीं पता है। एसेट्स का पता है, एक्सपेंस का पता है, लायबिलिटीज का पता है, इनकम का नहीं पता है। तो इसके लिए एक टी कोड यूज करिए OBD4, वहाँ से आपको ग्रुप पता चलेगा कि आपका जो ग्रुप है वो क्या है। इनकम का हम लोग लेजर बनाएंगे तो आपका जाएगा 4 लाख के आसपास। /n से एग्जिट, FS00 से लेजर क्रिएशन। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 4 लाख और लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड। डिस्काउंट रिसीव जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जितना भी लेजर होगा वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जिसका प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो आपका इसमें जाएगा। यहाँ पर आप ले लीजिए डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव ये आ गया। फिर आइए कंट्रोल डेटा पे, और यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, नॉर्मल सा एक फील्ड लो। ठीक है, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, नॉर्मल सा आप ले लो फील्ड यहाँ भी, और ये पोस्ट ऑटोमेटिक ऑनली पे कर देना, क्योंकि हम लोग इसको ऑटोमेटिकली पोस्ट कराएंगे, कहीं पे डिस्काउंट का लेजर लेंगे नहीं, ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखेगा। डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा सिस्टम में और ऑटोमेटिक आपका डिस्काउंट लेजर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमने ले लिया। अब इस लेजर को मुझे असाइन करना है, इसके लिए हमें टी कोड यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप भी आ जाइएगा। स्टेप मेंशन है OBXU। चार्ट ऑफ अकाउंट डाल देंगे। यहाँ देखिए डिस्काउंट रिसीव है, स्पेशल ये आ जाता है इसका ट्रांजैक्शन SKE। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे आप पोस्टिंग की, एक बार चेक कर लीजिए 40 और 50 है कि नहीं यहाँ से। ठीक है, ये चेक कर लेना है। यहाँ GL करना है आपको।
देन सेव करेंगे। तो हमने GLV असाइन कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट होगा पेमेंटम। पेमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एज ए SAP कंसल्टेंट आपको पेमेंटम बनाना पड़ता है, बहुत सारे पेमेंटम बनाने होते हैं। पेमेंटम क्या होता है, देखिए टी कोड यूज करिए OBB8। देखो इतने सारे पेमेंटम हैं। अगर मैं इसे देखता हूँ तो इसमें क्या है कि अगर पेमेंटम 001 यूज़ करते हो किसी भी एंट्री को पोस्ट करते टाइम, इसका मतलब है कि पे इमीडिएटली विदाउट डिडक्शन, मतलब कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको इमीडिएट पेमेंट करना है। अगर कोई इनवॉइस पोस्ट करते टाइम अगर पेमेंटम 001 लेते हैं तो 0003 में आ जाएगा कि अगर आप 14 डेज़ के अंदर पेमेंट करते हो तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा, 20 डेज़ के अंदर करते हो तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी अगर टेबल बनाना है तो आप और भी बना सकते हो, नीचे चैट टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, ये पेमेंटम कस्टमर और वेंडर दोनों के साथ अप्लाई हो सकता है। ये होता है कि आपका पेमेंटम का ड्यू डेट क्या फेच करेगा। जैसे देखिए कि अगर हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं आज और बेसलाइन डेट उसका होगा 15 दिन बाद, मतलब बेसलाइन डेट का मतलब ये होता है कि आज मैंने कोई चीज़ परचेज किया किसी से, वो बोला है कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं आपको, 15 दिन बाद आपको पेमेंट करना है। अब अगर 15 दिन बाद अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, मतलब आज से 25 दिन, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो वो यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं कि बेसलाइन डेट से ही डिस्काउंट का डेट कैलकुलेट होता है। बेसलाइन डेट अगर पोस्टिंग डेट है तो फिर पोस्टिंग डेट से वो उठाएगा, डेट काउंट करना स्टार्ट करेगा। 15 दिन उठाएगा। 15 दिन यहाँ पे नहीं, 15 दिन यहाँ पे 15 दिन की बात नहीं है। मान लीजिए आप एंट्री पोस्ट कर रहे हो, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, देखो ऐसे FB60 हमने ले लिया वेंडर, एंटर किया। अब आ जाओ इस पर, तो यहाँ आपको देखो बेसलाइन डेट कितना ले लिया, ये आज का ले लिया। अगर मैं ले लेता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1 फरवरी, इंटर इंटर, तो बेसलाइन डेट आपका पास्ट का हो गया। और पोस्टिंग डेट कब का है, आज का। और अगर मैं ये वाला रूल फॉलो करवाता हूँ तो 14 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो 3%, 20 दिन के अंदर करेगा तो बताओ इस बिल के अकॉर्डिंग अगर बेसलाइन डेट 1 फरवरी है और 1 फरवरी से आज अगर काउंट करेंगे कितना दिन हो गया, 19 दिन। तो क्या 3% के कैटेगरी में आता है, नहीं आता है, क्योंकि 14 दिन के अंदर 3% और 20 दिन के अंदर 2%, तो 2% मिलेगा इसमें। ये होता है बेसलाइन डेट। तो बेसलाइन डेट हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यहाँ जब पेमेंट हम डालेंगे, जैसे हमने 0003 हमने लिया, एंटर कर दिया, ठीक है, एंटर किया, तो देखो बेसलाइन डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेसलाइन डेट क्या सेट है इसमें बेसलाइन डेट क्या सेट है, पोस्टिंग डेट। अगर मैं यहाँ पर चेंज करके डॉक्यूमेंट डेट डाल दूँ और इसको सेव कर दूँ, अब आप यहाँ पर फिर से एंट्री पोस्ट करिए। डॉक्यूमेंट डेट तो अभी हम चेंज नहीं कर सकते, ये वाला हमें चेंज करना है, FB60 फिर से। हाँ जी, मैं व्योम इंटरनेट से बात कर रहा था, तो वाईफाई कनेक्शन बुक किया था आपने? फ्राइडे को आइए ना, फ्राइडे को। आज नहीं हूँ घर पे, रूम पे नहीं हूँ आज। सर
सैटरडे को, फ्राइडे फ्राइडे। फ्राइडे को, ठीक है सर। तो सॉरी, हम तो ये क्यों ले लिए, ये तो हमें चेंज करना था, ये तो चेंज करना था हमें। इनवॉइस डेट आप आज का ही ले लो, पोस्टिंग डेट आप ले लो बैक, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने एंटर किया। अब हम अगर देखो अभी बेसलाइन डेट क्या ले रहा है, 19 तारीख। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये वाला। अब आपका बेसलाइन डेट चेंज कर लेगा, यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या सेट है, डॉक्यूमेंट डेट है ना, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट हो जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट डेट हमने क्या लिया है, पोस्टिंग डेट। डॉक्यूमेंट डेट मतलब इनवॉइस डेट होगा। ये वाला डेट चेंज करो, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट का मतलब इनवॉइस डेट। अब यहाँ देखो बेसलाइन डेट अभी क्या है ना, ये आ गया। वहाँ भी हमने यही सेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, मतलब कि आप जो पोस्टिंग कर रहे हो आज कर रहे हो। डॉक्यूमेंट डेट क्या है आपका, 1 फरवरी का। और यहाँ भी आपने क्या सिलेक्ट किया है, इसमें भी क्या सिलेक्ट किया है, पोस्टिंग डेट ही सिलेक्ट किया है, सॉरी डॉक्यूमेंट डेट ही सिलेक्ट किया है, वो आ जाएगा। अगर एंट्री डेट पे क्लिक कर दोगे और सेव कर दोगे तो एंट्री जिस दिन कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग ले लेगा ये। फिर से मैं इसको, एंट्री और पोस्टिंग डेट एक ही होगा? नहीं, अलग अलग होगा। एंट्री डेट पोस्टिंग डेट अलग अलग हो सकता है, बताता हूँ। अभी भी 1 तारीख ही है, एक बार फिर से जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या डेट आना चाहिए, 19 तारीख। बेसलाइन डेट हमने वहाँ पर क्या सेट किया है, एंट्री डेट। अभी बेसलाइन डेट क्या आ रहा है, पोस्टिंग डेट, है ना। यहाँ पर आप ले लीजिए अपना ये वाला और इंटर करिए, तो देखिए आपका हो गया ये पोस्टिंग डेट आ गया, एंट्री डेट आ गया ये। तो इसका मतलब ये कंट्रोल करना होता है कि आप जो पेमेंट टर्म यूज कर रहे हो तो उस पेमेंट टर्म में आपका क्या कंट्रोल है, डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा, ये चीज़ें। अब आप जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो कैलकुलेट किस डेट से करेगा, 19 तारीख से करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर 5 दिन बाद पेमेंट करते हो तो 3% का डिस्काउंट, मतलब 14 दिन के अंदर तक करते हो तो कितना परसेंट का डिस्काउंट, 3%। इस डेट से कैलकुलेट करेगा वो। और ये जो उठाता है, ये जो फेच करता है, वो आपको यहाँ से करता है। इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो हम लोग यही समझा रहे थे। पेमेंट टर्म आप एक नया बना भी सकते हो, अपना नाम डाल सकते हो। यहाँ पर आपको पहले सेट कर लेना है कि 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जो भी आपको लेना है वो ले लो। ये वाला आपको सेट करना है कि आपका बेसलाइन डेट क्या होगा, कि कब से वो कैलकुलेट करेगा आपका डिस्काउंट फेच करना। जैसे आप मेरे से मान लीजिए कि तुमने कुछ मेरे से सामान खरीदा और हमने एक ऑफ़र निकाला हुआ है कि पेमेंट करते टाइम आपको 50% का डिस्काउंट, और हमने उसमें बेसलाइन डेट में दे दिया है कि इनवॉइस डेट प्लस 15 दिन। 15 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते तब 50% मिलेगा। तो बेसलाइन डेट का मतलब वही होता है जब से डिस्काउंट आपका डे कैलकुलेट होगा। बताइए प्रशांत जी एंड अमित जी, हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? इसको तो करके ही देखना पड़ेगा सर, इसको ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ, एक
एक बार ना प्रैक्टिकली करके देखिएगा, बार बार चेंज हाँ करके, मतलब पहले इस पे क्लिक करके हाँ देखिएगा, फिर वहाँ पे चेंज करके हम्म, देखिएगा, है ना, तब आपको ज़्यादा समझ में हम्म, आएगा। तभी समझ में बाकी इसका अभी यूज नहीं बताएंगे और इसका भी यूज नहीं बताएंगे। आप पहले इसका और इसका पहले एक बार कंट्रोल करके देख लो, देन ये कस्टमर वेंडर दोनों के लिए होगा। इसको हम लोग सिर्फ अगर आपको अपना पेमेंट टर्म बनाना है तो न्यू एंट्री पे आकर के अपना जो भी है वो अपना डाल दो, सेटिंग वगैरह डाल दो। और पेमेंट टर्म का यूज कहाँ करते हैं? इनवॉइस पोस्ट करते टाइम, ठीक है। कि जब हम लोग इनवॉइस हमने पोस्ट किया, ये इनवॉइस हमने पोस्ट किया, तो अभी तक हम लोग इस टैब पे नहीं आए थे, सिर्फ बेसिक से जाते थे, आगे चले जाते थे, है ना। अब हम लोग इस टैब का भी यूज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पेमेंट टर्म दे रहे हैं, ताकि इस इनवॉइस का जब पोस्ट पेमेंट हो तो वो डिस्काउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले। दैन इसे हम फाइनली सिमुलेट करेंगे। अभी डिस्काउंट नहीं दिखेगा, पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट दिखेगा, ठीक है। परचेज के टाइम में जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई हम लोग एंट्री वगैरह नहीं करते हैं, है ना, ये चीज़। अब आप पेमेंट करिए। डेट, बैंक यही होगा या फिर देख लो कौन सा है बैंक। कितना पेमेंट करना है हमें नहीं पता है अमाउंट। हो सकता है कि डिस्काउंट कितना होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। अभी हमने 1 लाख का एंट्री पोस्ट किया था ना, ठीक है। अमाउंट नहीं पता तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको वेंडर नंबर ले लेना है। इंटर करिए, फिर इंटर करिए। देखिए आपके पास 15, 32, 1 लाख का है। आइए सर, सर ठीक है सर। आपको पहले क्या करना है, सभी को आपको डीएक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करिए तो डीएक्टिवेट हो गया। हमें पेमेंट किसका करना है? बस ये वाला बिल का, ठीक है। देखो ये वाला है ना, इसमें ये है कि 14 डेज आपका यहाँ पर जब आओगे ना तो ये देखो डेज इन एरियर, मतलब 14 दिन का एरियर दिया गया है। अब आप इस पर डबल क्लिक करो तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। कितना % डिस्काउंट फैच किया? 3%, ठीक है। मान लो कि हम पेमेंट ना 19 तारीख का है, 19 में 14 दिन प्लस करो तो कितना हो जाएगा? चलो मैं 10 मार्च को पेमेंट करता हूँ, 10 मार्च को। तो 10 मार्च को पेमेंट करूँगा फ्यूचर डेट में, तो फिर वो 3% डिस्काउंट नहीं लेके कितना ले लेगा? 2% ले लेगा, क्योंकि दूसरा में आ जाएगा, मतलब आफ्टर 14 डेज में आ जाएगा वो। तो F-53 अभी मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, बस ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डेट मैं डाल रहा हूँ 10 मार्च हो जाएगा ना। देखिए इसमें अगर हम मान लो 10 दिन जोड़े तो 29 तारीख हो गया, फिर 4 दिन जोड़े तो फिर ये 4 दिन हो गया, तो हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, ले लो। पोस्टिंग डेट भी यही कर लेते हैं, फ्यूचर डेट में। फ्यूचर डेट पेमेंट हो जाती है। वो लिखा हुआ है पीरियड 11 एडजस्टेड इन द लाइन आइटम दिस, मतलब अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है आपका 11 चल रहा था, तो फ्यूचर डेट हमने डाला तो ऑटोमेटिक वो 12 ले लिया, तो ले लेगा वो। पोस्टिंग पीरियड क्लोज अगर हो जाता रहता तो फिर नहीं लेता। बार बार एरर आएगा इसका मतलब। अब फिर से इसको क्या करना है हमें, सिलेक्ट ऑल। अब इस पे देखो अब कितना % कैलकुलेट किया है ना, क्योंकि हमने बाद में पेमेंट कर रहा है। अब 98,000 करना है, तो आपको अमाउंट अभी तक हमने इंटर नहीं किया है अमाउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पर क्रेडिट होगा आपका बैंक, और जो बैंक आपका क्रेडिट होगा उस बैंक का जीएल नंबर यहाँ पर आपको ले लेना है। देन एंटर करिए, स्टार्ट यूज करिए, ऑटोमेटिक अमाउंट फिक्स करेगा। देन डॉक्यूमेंट पे आइए और इसे सिमुलेट करिए। तो
देखिए हमने डिस्काउंट कहीं लिया था 2000 नहीं लिया था ना, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट किया और ऑटोमेटिक डिस्काउंट का लेजर यहाँ आया, क्योंकि डिस्काउंट का लेजर हमारे कंपनी में कोड में असाइन है। शिवानी डेबिट, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट, देन इसे पोस्ट कर दीजिए। चेक करना है डॉक्यूमेंट और यहाँ से चेंज या फिर डिस्प्ले। एनी क्वेश्चन अमित जी? नहीं अभी तक। ओके, शिवानी बताओ, पहले हमने क्या क्या लेजर बनाया, फिर हमने लेजर को क्या किया असाइन किया, फिर हमने पेमेंट टर्म अपना नहीं बनाया है, वैसे स्टैंडर्ड G0003 जो बना हुआ था उसी को ले लिया। अगर आपको नया बनाना है तो आप बना सकते हो। देन ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, वेंडर में ही हम लोग पेमेंट टर्म सेट कर देते हैं। तो वेंडर में पेमेंट टर्म सेट करने से क्या होगा, जितना भी उस वेंडर से रिलेटेड पोस्टिंग होगा उसमें वही पेमेंट टर्म लेगा। पेमेंट टर्म का मतलब होता है डिस्काउंट। तो हम किस बिल पे कितना डिस्काउंट देंगे वो तो डिफरेंट बिल पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आज ना इतना ही रहने देते हैं, देख लेते हैं और कोई भी क्वारीज आप लोगों का होगा